हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी कोई का एजुकेटिव बूस्टर में हार्दिक स्वागत है। हम पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किए। उसका डिटेल हमने हर चीज को देखा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसका भी अध्ययन हम लोगों ने किया। आज हम एक नए टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता। ठीक है ना। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया, ठीक है, तब क्या हुआ, एक थोड़ा सा गैप रहा उस क्षेत्र में और उसके बाद एक नई संस्कृति वहां पर जन्म ली जिसको बोला जाता है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अपने उत्थान के क्रम में काफी पीक पर गई और फिर उसका धीरे 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 क्या हुआ, पतन हो गया। और उसके पतन का जो प्रमुख कारण रहा वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिकतर विद्वान उसके पतन का जो प्रमुख कारण मानते हैं वो मानते हैं बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण पूरी तरह से विनष्ट हो गई और उसके बाद आगे जाकर के उसी क्षेत्र में वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है ना। और हम धीरे धीरे इन सब चीजों को अब आगे बढ़ा रहे हैं अपने क्लास को और उस चीज को आप देखते जाइएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन आपको परीक्षा में यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। ठीक। तो वैदिक संस्कृति में क्या है उस चीज को देखिए। ये वैदिक जो वर्ड है, वैदिक शब्द, ये जो वैदिक शब्द है किस चीज से बना हुआ है। ठीक। तो वैदिक जो शब्द है ना, इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वेद से हुआ है। ठीक। वेद से इसका निर्माण हुआ है। वैदिक शब्द का जो निर्माण हुआ है वेद से हुआ है। ठीक। और आप सभी को पता है कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का जो अर्थ होता है ज्ञान। ठीक। वेद का अर्थ ज्ञान है। ठीक है ना। वेद का अर्थ ज्ञान है। ठीक। तो वैदिक संस्कृति जो जन्म ली, तो इतिहासकार ये बोलते हैं कि वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। ठीक। आर्य थे, न कि अनार्य थे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दे देगा कि वैदिक संस्कृति के जो निर्माण करता थे वो कौन थे। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं आप लोगों के कि वैदिक संस्कृति बोलिए या फिर सभ्यता बोलिए, संस्कृति के निर्माणकर्ता कौन थे? ये जो निर्माणकर्ता थे आर्य थे। ठीक है ना। आर्यों ने ही वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। ठीक। आर्य जो वर्ड यूज है, आर्य जो है संस्कृत का एक वर्ड है। ठीक। आर्य क्या है? एक संस्कृत का एक वर्ड है। ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक। आर्य का जो मतलब है वो है श्रेष्ठ। इन सब चीजों को आप देखिए। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया कि वैदिक शब्द में जो वेद से उसका निर्माण हुआ है। ठीक है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। आप लोगों को पता है कि वेद कितने हैं? वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक, और सामवेद। ठीक। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद को माना जाता है। तो वेद का अर्थ हुआ ज्ञान। और वैदिक संस्कृति के जो निर्माण करता है वो आर्यों को माना जाता है। और आर्य जो एक संस्कृत का वर्ड है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है ना। इतना आप चीजों को याद कर लीजिए और मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूं आप उसको अपना कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्यों ने इस संस्कृति का निर्माण किया। तो कई यहाँ पर मतलब कि डिबेट भी पैदा हुए हैं, जैसे कि आर्य जो थे कहां से आए। कुछ लोगों का मानना है कि आर्य उसी क्षेत्र के लोग थे और कुछ लोगों का मानना है कि वो बाहर से आए थे। ठीक है। देखिए, आर्य कहां से आए, कहां से आए। ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क के रूप में एक डिबेट का प्रश्न है। ठीक है।
तो बहुत से विद्वान मानते हैं कि आर्य जो थे कहीं से आए नहीं थे, वो सप्त सैंधव प्रदेश में ही रहने वाले एक प्रजाति थे और वहीं अपना विकास किए। तो पहला जो पॉइंट उभर के आता है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के ही सप्त सैंधव प्रदेश के ही निवासी थे, ठीक है। पहला पॉइंट यही आ रहा है आपका कि कहीं से आए नहीं थे आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में ही रहते थे और वहीं अपना एक आर्य संस्कृति का निर्माण किया। ये सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब आपको पता है? सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब यह है कि सिंधु और उसकी जो 6 और सहायक नदी है उसी के चारों ओर आर्य संस्कृति का निर्माण हुआ था। अगर हम अभी आधुनिक रूप में उस चीज को देखें तो आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है और भारत का जो पंजाब का एरिया है वो ये पूरा एक मैदानी क्षेत्र है, उर्वर क्षेत्र है और वहां पर बहुत सी नदियां बहती हैं, जैसे कि सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ये सभी नदियों को जो आप मिलाइएगा, रावी, ठीक है ना, तो एक सप्त सैंधव प्रदेश का निर्माण होता है। तो बहुत से विद्वान बोलते हैं कि यहीं पर आर्य जो थे उनका विकास हुआ है, ठीक है ना। और आर्यों ने क्या किया? आर्य जो थे वहां पर एक, आप प्राचीन काल में एक देवासुर संग्राम का नाम सुने होंगे। देवासुर संग्राम, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि आर्य और असुरों के बीच में लड़ाई हुआ, ठीक। आर्य और असुरों के बीच में लड़ाई हुआ, असुर पराजित हुए और पश्चिमी क्षेत्र में चले गए। पश्चिमी क्षेत्र कहने का मतलब है ईरान की तरफ चले गए और आर्यों ने फिर वहां पर एक सप्त सैंधव प्रदेश में अपना एक संस्कृति का निर्माण किया। इतना चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो विद्वानों का मानना है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के ही निवासी थे, ठीक। इस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगला पॉइंट आप देखिएगा कि अगला बोला जाता है कि कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि आर्य का जो निवास स्थल था ना वो तिब्बत का क्षेत्र था, ठीक है। आर्यों का निवास स्थल कहां था? आर्य का निवास स्थल तिब्बत का क्षेत्र था। निवास स्थल तिब्बत का क्षेत्र था, तिब्बत का क्षेत्र था, ठीक। अब इस थ्योरी को देने वाले कौन है? इस थ्योरी को देने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि आर्य जो थे तिब्बत के क्षेत्र में रहते थे और वहां से फिर ये सप्त सैंधव प्रदेश में जाकर के बस गए, ठीक है। तो मूल निवास स्थान इनका कहां बताया गया है? तिब्बत का क्षेत्र बताया गया। कौन कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। इनका एक बुक था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इनका एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। इस बुक में ही इन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि आर्य जो थे तिब्बत के क्षेत्र में रहते थे। इस बुक को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। कभी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के किस बुक में ये बोला गया है कि आर्य तिब्बत के क्षेत्र में रहते थे। तो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। इसी में एक और पॉइंट आप देखिए, एक और थे, कहा गया कि उत्तरी ध्रुव का प्रदेश या आर्कटिक क्षेत्र ये आर्यों का निवास स्थल रहा है। मूल रूप से आर्य कहां के मतलब कि रहते थे? उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र में आर्य रहा करते थे। इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? उनका नाम है गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, ठीक है।
मतलब कि मूल स्थान इनका क्या था, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक का क्षेत्र रहा होगा। ठीक है, इन्होंने एक बुक मतलब कि लिखा था और उसमें बताया था द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इस बुक को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक की एक बुक थी, द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। ठीक, इसी बुक में इन्होंने क्या बताया है कि जो आर्य थे उनका जो निवास स्थल था उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक का क्षेत्र रहा होगा। ठीक है, इतना चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये बुक कई बार परीक्षा में पूछा गया है। द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस किसने लिखा है, तो पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें किस चीज की चर्चा की है, आर्यों के बारे में बताया है कि आर्यों का निवास स्थल क्या था। तो इतना चीजों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग धीरे से आगे की ओर। तो ये सब डिबेट है कि आर्य कहां से आए। बहुत लोगों का मानना है कि आर्य वहीं मतलब कि मूल रूप से रहा करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि तिब्बत से आए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए हैं। तो सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी थ्योरी है। ठीक है ना, कोई साक्ष्य इतना प्रूफ नहीं मिला हुआ है कि हम उसको डायरेक्ट बोल सकें कि हाँ कि ये आर्य वहीं के थे या फिर बाहर से आए थे। तो सबकी संकल्पना है, बहुत सारे विचार हैं अपने अपने, और सभी थ्योरी को मैं आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूं। ठीक है, एक अलग जो विचार है वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया, ठीक, आर्य कहां से आए थे। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, मूल निवास स्थान था मध्य एशिया था। ठीक है, मूल निवास मध्य एशिया था, मूल निवास आर्यों का। ठीक, आर्यों का ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। इसको वो बताने वाले जो जो प्रमुख विद्वान थे, मैक्स मूलर ने इसका बहुत सपोर्ट किया है। किसने किया है, मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने इस कॉन्सेप्ट को बताया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था मध्य एशिया था, और मध्य एशिया से ही आर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आकर के बसे थे। ठीक है ना, तो ये हो गया है इस तरह से कि आर्य कहां से आए थे। बहुत से विद्वानों का यह भी मानना है कि आर्य जैसे दक्षिणी रूस या फिर यूक्रेन का जो क्षेत्र था उस तरफ से आए होंगे, और अलग जाकर के कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जर्मनी का जो क्षेत्र है वहां से आर्य इंडिया में आए होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में मतलब कि कहा गया है कि आर्य कहां से आए होंगे। लेकिन कुछ विद्वान ज्यादातर मानते हैं कि आर्य कहीं से आए नहीं थे, आर्यों का मूल निवास स्थान वही सप्त सिंधु प्रदेश ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस मान्यता को ज्यादा सपोर्ट दिया गया था कि मध्य एशिया, इस चीज को याद रखिएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, मध्य एशिया। मध्य एशिया से ही आर्य भारत की तरफ आए थे। ठीक है, एक और चीज, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक चीज आपको मिला था, एशिया माइनर। एशिया माइनर, ठीक, एशिया माइनर जो है ना वो आज का वर्तमान का क्या है, तुर्की है। याद रखिएगा, वर्तमान का तुर्की। ठीक, आप तुर्की का जो नाम है बहुत न्यूज़पेपर में सुनते रहते होंगे। एर्दोगन वहां के राष्ट्रपति हैं, और भारत से अभी थोड़ा सा रिश्ता तुर्की का उतना अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा खटास जैसा हो गया। ठीक है, तो जो एशिया माइनर तुर्की जो है, यहाँ पर जो है कुछ ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं के अभिलेख मिले। ठीक है, तो यहाँ एक जगह है बुगास कोई अभिलेख। ठीक, बुगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पर इंद्र, ठीक, वरुण, नासत्य, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, इन सब चीजों को अच्छे से आप याद करिए कि इंद्र जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। ठीक,
वरुण, नासत्य और एक मित्र। ठीक ठीक है। ये 4 देवताओं के वहां पर आपको साक्ष्य मिले हुए हैं और ये ऋग वैदिक कालीन देवता थे, ठीक है ना, जिनकी ऋग वैदिक काल में पूजा की जाती थी। तो इतिहासकारों का मानना है कि जब वो एशिया माइनर के क्षेत्र में ऋग वैदिक काल के जो देवी देवता है उनकी जानकारी मिल रही है, तो उसी तरफ से आर्य आए होंगे, ऐसा मतलब कि प्रमाण मतलब कि कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिए, मतलब कि ये भी एक मतलब कि एविडेंस के रूप में लिया जा रहा है, एक साक्ष्य के रूप में लिया जा रहा है कि वहां पर जब आपको इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र देवी देवताओं के जब साक्ष्य मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एशिया माइनर के क्षेत्र में जो रहा होगा, उस क्षेत्र से होते हुए आर्य इंडिया की तरफ आए होंगे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की ओर बसे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये साक्ष्य मतलब एक प्रूफ की तरह से यूज किया जाता है, मतलब इतिहासकारों के द्वारा, कि जब ये इन देवी देवताओं के बारे में वहां जानकारी मिल रही है, तो आर्य वहां उन क्षेत्रों से होते हुए ही इंडिया आए होंगे। ठीक। तो कभी कभी आपसे ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बोगाज कोई अभिलेख से क्या मिला है, तो इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र देवी देवता जो हैं उनके बारे में जानकारी मिली। लेकिन आपको जानकारी मैं यहीं पर दे दूं कि जो ऋग्वेद काल के जो असली जो देवता थे, जिनकी मतलब ज्यादा पूजा होती थी, वो अग्नि थी, ठीक है। ये सब उनके बाद आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे, तो वो थे अग्नि। आप ये नहीं बोलेगा कि इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे अग्नि थे। उनके बाद जो और देवता थे उनमें आते थे इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, और उनकी भी पूजा की जाती थी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से चीजें हैं। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ये भी है कि जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं, विद्वानों का ये भी मानना है कि आर्य जब सिंधु घाटी क्षेत्र में रहे, सप्त सिंधु प्रदेश में, तो द्रविड़ों से उनका संघर्ष हुआ और द्रविड़ दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट कर गए, ये भी लोगों का मानना है, ठीक है ना। देखते होंगे कि द्रविड़ प्रजाति आज क्या है, विंध्याचल क्या बोलते हैं उसको, गोदावरी के नीचे शिफ्ट है, केरल और क्या बोलते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों में क्या है, द्रविड़ प्रजाति के लोग रहते हैं। और जो गंगा की घाटी, यमुना की घाटी और पूरा गंगा का जो मैदान है, वहां आर्यन रेस के लोग रहते हैं। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि एक समय ऐसा आया होगा कि आर्यों का द्रविड़ों से संघर्ष हुआ होगा और द्रविड़ फिर आर्य थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे, तो आर्य जीत गए और वो इस उपजाऊ क्षेत्र में रहने लगे। और द्रविड़ जो थे हारने के बाद वो दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट करे, ये भी विद्वानों का एक विचार है, ठीक है ना। इन सब चीजों को और इस क्वेश्चन को जो बोगाज कोई अभिलेख है, वहां से किस चीज की जानकारी मिली है, इसको तुम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और ये जो अभिलेख मिलता है वो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख मिले हैं बोगाज को इससे। तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए वैदिक संस्कृति से। आगे जब नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे शीघ्र ही, तो फिर उसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति को हम बांटेंगे, ठीक है ना, कि वैदिक संस्कृति 2 भागों में बटेगी, पूर्व ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यही रहने देते हैं, ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बातें हैं, जो भी चीज आपको पूछना है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हमें जानकारी मिलेगी कि आपको क्या चाहिए, उसी तरह का मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।